दोस्तों, मौत एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर हर कोई खौफ में आ जाता है। खौफ इस बात का नहीं कि मौत आएगी, वो तो तय है, मौत एक दिन आनी ही है। लेकिन कैसे आएगी, किस तरीके से मौत आएगी, ये सोचकर इंसान मौत के नाम से डर जाता है। और अगर मौत किसी आदमखोर बाघ के द्वारा दी गई हो तो वो अत्यंत ही भयावह और दर्दनाक हो जाती है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसे आदमखोर बाघ की है जिसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और एक ऐसी भयावह मौत दी जिसको देखने और सुनने वालों की रूहें कांप गई। आज की कहानी है एक ऐसे नरभक्षी बाघ की जिसने उत्तराखंड के सुंदरखाल गांव में तबाही मचाई थी। आज की कहानी का नाम है द मैन ईटर ऑफ सुंदरखाल। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम इसी तरह से आप सबों के बीच जंगल से जुड़ी हुई घटनाएं और कहानियां लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के धनगढ़ी गेट और गर्जिया मंदिर के बीच राजमार्ग 121 पर बसे एक गांव सुंदरखाल, जिसने न जाने एक के बाद एक कई सारे नरभक्षियों का दंश झेला है। इस गांव के लोग पशुपालन, खेतीबाड़ी और चूंकि राजमार्ग के किनारे बसा था तो छोटी मोटी दुकानों को चला करके ये अपनी जीविका चलाते थे। और ये गांव तीन ओर से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ कोसी नदी से घिरा हुआ था। देखने में बिल्कुल ही खूबसूरत सी जगह, मगर दिखने में जितनी ही ज्यादा खूबसूरत उतनी ही भयावह। इस गांव के लोगों ने सन 2009 से 11 के बीच अपने 7 लोगों को एक ही बाघ के कारण खो दिया था। और जनवरी 2011 का महीना तो जैसे इनके लिए काल का रूप लेकर आया था। इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां से कोई ना कोई व्यक्ति अब तक किसी नरभक्षी का शिकार ना हुआ हो। तो इस नरभक्षी बाघ की कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 2009, जब इस बाघ ने पहला शिकार किया अपना। उस वक्त ग्रामीण महिलाओं का एक छोटा सा झुंड जंगल में लकड़ियां चुनने गया हुआ था। भगवती देवी उस वक्त बैठकर अपने मवेशियों के लिए चारा के तौर पर घासों को काट रही थी और घासों को काटते हुए वो अपने झुंड से बिछड़कर बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी की ओर चली गई थी। इतने में ही वहां झाड़ियों में घात लगाकर बैठे एक बाघ ने भगवती देवी पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसने उसके गर्दन को तोड़ दिया और तोड़कर उसे मार डाला। लेकिन इस प्रक्रिया में भगवती देवी को थोड़ा सा चीखने का मौका जरूर मिला था और उसी चीख को सुनकर उनके साथ जो महिलाएं गई थी जंगल में वो उस ओर भागी। मगर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विशाल बाघ भगवती देवी के गर्दन को अपने जबड़े में फंसाकर उसे घसीटता हुआ जंगल की ओर, घने जंगल की ओर ले जा रहा है। तो इन लोगों ने दौड़कर ये गांव को आई और मर्दों को इन्होंने बताया और इसके बाद सभी लोगों ने लाठी, डंडे, दरातियां लेकर के जंगल की ओर गए, मगर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। काफी खोजबीन करने के बाद भगवती देवी की आधी खाई हुई लाश गांव वालों को मिली। उसके बाद हो हल्ला मचा, विभाग को सूचित किया गया। लेकिन इसी बीच वन विभाग के द्वारा लगाए गए एक पिंजड़े में एक बाघ फंस गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद जिस बाघ ने हमला किया था वही फंस गया है। अब वन विभाग ने उसे वहां से निकालकर घने जंगलों में उस बाघ को रिलीज कर दिया। लेकिन कुछ एक महीनों के बाद उस बाघ ने फिर एक शांति देवी नाम की महिला को ठीक उसी तरह से घात लगाकर हमला करके मार डाला जब वो लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में गई थी। इस बार और ज्यादा हो हल्ला मचा और ज्यादा पिंजड़े लगे जंगल में, लेकिन इस बार बाघ पिंजड़ों में कैद नहीं हो पाया। और उस पहली घटना को लगभग 2 साल होने को जा रहे थे।
यानी कि 2009 की फरवरी में पहली घटना घटी थी और ये 2010 का नवंबर महीना आ चुका था। और 12 नवंबर 2010 को इसी तरह से महिलाएं जब कुछ फल फूल और लकड़ियां चुनने के लिए, पत्ते चुनने के लिए जंगल में गई थी, तो फिर से एक बाघ ने इन पर हमला करके नंदी देवी नामक एक महिला को घायल किया और उन्हें मार डाला। इस बार लोगों का आक्रोश बहुत ही तेजी से वन विभाग पर फूटा और इतना दबाव बनाया गया कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक विभाग में इसकी हलचल महसूस की गई। हलचल तेज हुई और ट्रैप कैमरास लगाए गए और उन ट्रैप कैमरास को लगाए जाने के बाद आश्चर्यजनक तौर पर उस गांव के आसपास के इलाके में 4 बाघों की मौजूदगी कैमरों में दर्ज की गई। फिर उसी माह 18 नवंबर को ही ग्रामीण महिलाओं का एक झुंड फिर उसी तरह से जंगल में गया था। चूंकि वहां के लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं इनकम के, तो उन्हें बाध्य होकर के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जंगलों में जाकर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चुन करके उन्हें बेचने पड़ते हैं ताकि घर का गुजारा चल सके। तो इसी उम्मीद से, अपने परिवार का गुजारा चलाने की उम्मीद से कुछ महिलाएं जंगल में गई थी और कल्पना मेहरा नाम की एक महिला भी उसके साथ उस ग्रुप में गई थी। तो इसी बीच ग्रुप की बाकी महिलाओं ने देखा कि कल्पना मेहरा ग्रुप से थोड़ी सी दूर है, लेकिन एक बाघ उनके ऊपर दबे पांव से घात लगाकर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले कि बाकी महिलाएं कुछ कह पाती या कर पाती, उस बाघ ने एक झपट्टा मारा और कल्पना मेहरा का काम तमाम कर दिया। अब लोगों का आक्रोश विभाग को लेकर के 7वें आसमान पर था। यानी यूं समझिए कि ये बम जो है लोगों के अंदर मौजूद, ये कब फटेगा इसका अंदेशा किसी को नहीं था। आनन फानन में विभाग ने लोगों को वन में यानी जंगल के अंदर जाने से रोक लगा दी। फिर उसी नवंबर माह की तीसरी घटना घटी 29 नवंबर को, जब एक औरत अपने घर के चूल्हा को जलाने के लिए लकड़ियां लाने गर्जिया वन चौकी के पीछे ही, जस्ट पीछे ही एक जंगल है, वहां पर वो गई थी लकड़ियां चुनने के लिए। और ये दिन के वक्त की बात है, 1-2 बजे वो गई थी, लेकिन शाम होकर के रात होने को आई, तब तक भी जब वो घर नहीं लौटी तो घर वाले चिंतित होकर के वन विभाग को सूचित किए और वन विभाग और ग्रामीणों की मिलकर एक टीम जंगल में गई, जहां जाने पर उन्हें रेवती देवी का शव तो नहीं मिला, लेकिन उसके सर और पांव के कुछ हिस्से मिले। बाकी का पूरा शरीर बाघ ने खा लिया था। जैसे तैसे लोगों ने उस टुकड़ों को इकट्ठा करके गांव में लेकर के आए। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो कि बिलक बिलक कर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उसके घर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और नवंबर माह की यह तीसरी घटना घट चुकी थी। गांव के लोगों ने धनगढ़ी गेट को जाम कर दिया। धनगढ़ी गेट, जो कि जिम कॉर्बेट में एंट्री करने का एक मुख्य गेट है, उसे लोगों ने जाम कर दिया और मांग रखी कि यह गेट तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई न करे इस आदमखोर बाघ के खिलाफ। इस घटना के बाद वन विभाग में सुगबुगाहट हुई और उस वक्त के जो उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो दिल्ली रवाना हुए। जाकर के उन्होंने जयराम रमेश से मुलाकात की, जो उस वक्त केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, और उनके निर्देशानुसार इस बाघ को मैन ईटर डिक्लेयर किया गया। इस घोषणा के 1-2 दिन बाद ही एक बाघ पिंजड़े में फंस गया, वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजड़े में फंस गया। अच्छा, यहां एक बाघ, जो ये दूसरी बार है कि एक बाघ पिंजड़े में फंसा था वन विभाग के, लेकिन वन विभाग बार बार इस बाघ को लेकर के घने जंगलों में छोड़ दे रही थी, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। पग मार्क्स जो आ रहे थे मैनीटर टाइगर के, वो एक फीमेल टाइग्रेस के आ रहे थे, जबकि बार बार एक मेल टाइगर फंस रहा था पिंजड़े में। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, जो बाद में क्लियर हुआ और बाद में ये पता चला कि असल में ये वही टाइगर है जो बार बार पिंजड़े में फंस जा रहा है, और वो मैनीटर टाइगर ही था। क्योंकि उसके पग मार्क्स कुछ ऐसे थे, कुदरत ने इसे कुछ ऐसा डिजाइन किया था कि इसके पैरों के निशान एक फीमेल टाइग्रेस की तरह आते थे और बॉडी था एक मेल का। तो हुआ यूं कि इसे मैन ईटर डिक्लेयर करने के कुछ दिन बाद एक बाघ पिंजड़े में फंसा
और वन विभाग ने इसे लेकर फिर से घने जंगलों में रिलीज कर दिया, क्योंकि उन्हें एक फीमेल टाइग्रेस के ट्रेसेस मिल रहे थे उन साइट्स में जहां पर किसी आदमी का शिकार हो रहा था। खैर, नवंबर माह की आखिरी घटना जैसी कि गर्जिया चौकी के पीछे घटी थी, सेम वैसी ही घटना 11 जनवरी 2011 को एक बार फिर घट गई। नवंबर के बाद दिसंबर का जो महीना था वो बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि वो जो बाघ फंस गया था उसे लेकर के कहीं दूर छोड़ दिया गया था, तो उसे उस तरह से एक्टिव होकर के फिर वापस उस जगह लौटने में 1 महीने का वक्त लग गया। 11 जनवरी 2011 को एक महिला जिनका नाम था शांति देवी, वो फिर उसी गर्जिया गेट के पीछे के जंगल में लकड़ियां चुनने गई थी, और वो घर में ये कहकर गई थी कि मैं जा रही हूं और 2-4 घंटे में ही वापस आ जाऊंगी। जब 2-4 घंटे की जगह 7-8 घंटे बीत गए और वो वापस नहीं आई, तो लोगों ने खोजबीन शुरू की तो देखा कि गर्जिया गेट के पीछे, गर्जिया चौकी जो है वहां के पीछे के जंगलों में थोड़ी दूर पर ही शांति देवी का शव पड़ा मिला, और उसके शव के पास एक सांबर का भी शव पड़ा मिला। हुआ ये था कि वहां पर बाघ ने एक सांबर का शिकार किया था, और जब शांति देवी उस ओर जा रही थी तो बाघ को लगा कि वो शायद उस सांबर को, यानी कि उस बाघ के शिकार को छीनने के लिए आ रही थी, अतः उसने शांति देवी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। बाघ ने शांति देवी को खाया नहीं था, सिर्फ मार दिया था, और वो बाघ भी थोड़ी दूर बैठ करके दोनों अपने शिकारों को देख रहा था। लोगों ने शोर शराबा किया तो बाघ भाग गया, और लोग शांति देवी को, यानी कि उसके शव को उठा करके गांव में ले आए। अब इतनी घटनाएं घटने के बाद और मैंडेटरी डिक्लेयर होने के बाद आखिरकार इस बाघ का हंटिंग परमिट जारी हो गया। हंटिंग परमिट जारी होने के बाद वहां उत्तराखंड के एक बहुत बड़े शूटर हैं लखपत सिंह रावत जी, उनको विभाग ने संपर्क किया और कहा कि आप जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाएं, और एक बाघ का हंटिंग परमिट जारी हो चुका है, उसे शूट डाउन करना है। अब चूंकि वो थोड़ी सी दूरी पर थे तो उन्हें आने में 5-6 घंटे का वक्त लग गया। जैसे ही वो आए तो विभाग ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमने अपने शिकारियों को मचानों पर 2 जगह बिठा दिया है उस सांबर के पास, क्योंकि हमें शक है कि वो उस सांबर में अपना जो शिकार है वो सांबर डियर, वहां वो बाघ जरूर लौटेगा, इसलिए हमने वहां पास में 2 पेड़ों पर मचान बनाकर अपने शिकारियों को बैठा दिया है। और चूंकि वो गर्जिया चौकी के पास ही वो साइट थी जहां पर सांबर का शव पड़ा था, तो शाम को इन्हें फायर होने की आवाज सुनाई दी, गन फायर की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक 10 फायर हुए। तो ऐसे ही जब फायर हुआ, लोगों को लगा कि शूट डाउन हो गया है टाइगर, तो फिर 11 बजे रात को वहां बैठे मचान पर बैठे लोगों को हाथियों में बैठा करके वापस चौकी में ले आया गया। अब जब दिन में जाएं तो वहां कोई बाघ का शव नहीं है। हाँ, जरूर खून के ट्रेसेस मिले, ये एक बात तो साफ हो गई कि खून के ट्रेसेस मिले हैं और पग मार्क्स मिले हैं एक झाड़ी की ओर जाने के। इसका मतलब है टाइगर को गोली लगी है और वो घायल है। अब बात ये थी कि गोली लगी कहाँ है, तो जिसने फायर किया तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने बिल्कुल सटीक निशाना मारा है और मुझे यकीन है कि गोली उसे निशाने पर ही लगी है। लखपत सिंह रावत जी को लगा कि शायद अगर तो इस बाघ को लग गया है, गोली लगी हुई है, तो ये कुछ देर में या एक आध दिन में ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और ये है कि कहीं ना कहीं इसका बॉडी हमें मिल जाएगा। मगर दिन भर खोजने पर भी वो कहीं पर नहीं मिला। लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा, इस उम्मीद से कि 1-2 दिन में उस घायल बाघिन की, क्योंकि उस वक्त तक विभाग उसको एक बाघिन फीमेल ही मानकर चल रहा था, तो उस घायल बाघिन की डेड बॉडी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इस उम्मीद से वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशंस करता रहा। अब 15 जनवरी 2011 लखपत सिंह रावत ने 4 हाथियों की व्यवस्था करने को कहा। 2 तो विभाग के पास थे और 2 हाथी होटल से मंगा लिए गए, जो वे लोग टूरिस्ट को घुमाने के लिए यूज करते थे। टोटल 4 हाथी, 4 हाथियों में बैठ करके 4 टीम 4 तरफ से
उस जंगल में इंटर की। गर्जिया चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर जब पहुंचते ही जो हाथी थे वो चिंगाड़ने लगे, और इस तरह चिंगाड़ने लगे मानो कोई खतरनाक सी चीज का आभास उन्हें हो गया हो, और यानी कि उन्हें बाघ की मौजूदगी का अंदाजा हो गया हो। और जो विभाग के हाथी थे वे चिंगाड़ते हुए बिल्कुल आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन वहीं होटल के जो हाथी थे वो बिदक गए, और बिदक करके ये बिल्कुल दो पांव ऊपर करके खड़ा होने लगे, जिससे कि पीठ पर बैठे लोग पीछे गिर गए। वो तो भला हो कि रस्सियां वगैरह पकड़ कर लोग लटके रहे, लेकिन इसी दौरान उस हाथी पर बैठे एक तिवारी जी थे जो वन अधिकारी थे, उनका पांव टूट गया और वो इस ऑपरेशन से बाहर हो गए। इसी बीच एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। रामनगर और काशीपुर के बीच एक गांव है मालधन। वहां का एक लड़का जो दिल्ली में नौकरी करता था, जिसका नाम था पूरनचंद, वो गांव आया हुआ था अपनी बहन की शादी को। और चूंकि उसका ननिहाल था सुंदरखाल में, तो वो अपने बहन की शादी की मिठाइयां वगैरह पहुंचाने सुंदरखाल आया हुआ था। और चूंकि सुंदरखाल के पास ही उसकी मंगेतर का भी घर था, तो उसने उससे फोन पर संपर्क किया और उसे मिलने के लिए जंगल की ओर बुलाया। अब जो ही उसने उसे जंगल की ओर बुलाया, इससे पहले कि उसकी मंगेतर वहां जंगल में आती, ये पहले ही पहुंच गया था और फोन में उससे बात कर रहा था। उसका ध्यान आसपास था ही नहीं। इतने में झाड़ियों से बाघ निकला और उसे झपट्टा मारकर घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया। जंगल की ओर ले जाकर के एक जगह बैठकर वो उसे खाने लगा। अब चूंकि उसके ननिहाल के लोग उसे खोजने लगे, खोजते खोजते एक बात पता चली कि ये लड़का जंगल की ओर गया था, तो फिर वन विभाग के लोगों को सूचित किया गया, और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये देखा गया कि वहां पर एक बाघ इसके शव पर बैठा है और इसके शव को खाने की तैयारी में है। और ये खोजते खोजते रात हो चुकी थी। अब चूंकि आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग उस शव के इतने पास आ गए थे और बाघ के भी इतने पास आ गए थे कि वहां पर किसी भी तरह का फायर करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आमने सामने दोनों तरफ से लोग थे। अगर फायर भी करते, थोड़ा सा भी मिस होता तो किसी सामने लोग आदमी को लग सकता था। तो इस चक्कर में वन विभाग के लोगों ने यह सोचा कि अगर बाघ बिदका और कहीं किसी पर और हमला कर दिया तो ये और भयानक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने किया ये कि एक हवाई फायर कर दिया। हवाई फायर जैसे ही किया, बाघ भाग गया। अब लोगों में इस बात का, भले ही उन्होंने सही सोच के साथ ये हवाई फायर किया हो, लेकिन लोगों में एक गलत संदेश गया कि विभाग के लोग इस बाघ को बचाना चाह रहे हैं, वो उसे मारना नहीं चाहते। इसे बचाने के चक्कर में ही उन्होंने हवाई फायर करके इस बाघ को भगा दिया। इतना होना था कि लोग बिल्कुल ही आक्रोशित हो गए और वन विभाग के लोगों पर लाठी, डंडे, पत्थर, जिसके हाथ जो लगा वो चला दिया। कईयों के सर फूटे, कईयों पे के हाथ पांव पर चोट लगी। विभाग के लोग तितर बितर होकर इधर उधर सब भाग गए। कोई कहीं छुप गया या कोई कहीं भाग ही गया। जिसके हाथ जो लगा उससे वो गांव वाले विभाग के लोग के ऊपर हमला करने लगे थे। अब खबर विभाग में ऊपर तक पहुंचाई गई, तो इस तरह रामनगर से फोर्स भेजी गई और नैनीताल से पुलिस अधीक्षक खुद अपने दल बल के साथ पहुंचे। इसके बाद वन अधिकारी जो जहां छुपे थे या इधर उधर भागे हुए थे, उन सबको इकट्ठा किया गया और गांव वालों के साथ बैठा कर एक समझौता कराया गया। और उस समझौते के बाद वापस से लखपत सिंह रावत, जो कि वो खुद भी भाग चुके थे वहां से, उन्हें वापस बुलाया गया। अब इन्होंने वापस से 4 हाथियों में बैठकर खोजबीन शुरू की। अब इन्हें लगा कि चूंकि उस बाघ को गोली लग चुकी है और वो अपने मौत की ओर है, तो चूंकि जब किसी की मौत आती है, जानवर हो इंसान हो, तो उसे प्यास बहुत लगती है, तो हो ना हो वो पानी की ओर गया होगा, यानी कि कोसी नदी के साइड गया होगा। तो इन्होंने हाथियों को उस ओर मूव करना शुरू किया और इनका शक बिल्कुल सही निकला। थोड़ी दूर जाने पर नदी के पास एक छोटा सा जो साफ मैदानी इलाका था, वहां पर ये बाघ उन्हें दिख गया। एक
पेड़ के नीचे बैठा हुआ। इतने में हाथियों को रोक करके लखपत सिंह रावत ने निशाना लिया और बिल्कुल उस बाघ के सीने में फायर मारा। इसके बाद उन्होंने वापस से अपनी एम ली और ये उतनी ही देर में 5 फायर हो चुके थे। दूसरी ओर से देखते ही देखते 26 फायर हो गए। मतलब कोई कहीं से भी फायर कर रहा था, बाघ को लग रहा है नहीं लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं। और जो हाथी थे, विभाग के जो हाथी थे, वो भी बिल्कुल गुस्से में आ गए थे। वे आगे बढ़े, जैसे ही देखा उन्होंने कि बाघ के सीने में गोली लगी है और उसका ये जो एक पंजा है, ये पंजा बिल्कुल लटक सा गया है, तो वो खड़ा नहीं हो पाने की स्थिति में है। तो ऐसे में हाथी भी उसके ऊपर चढ़ने को आए, लेकिन किसी तरीके से महावत ने हाथियों को रोका और गोली से ही इस बाघ का अंत हुआ। और वो दिन था 27 जनवरी 2011। और इस दौरान वहां 20,000 के करीब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग इस तरह जश्न मना रहे थे मानो भारत वर्ल्ड कप जीत गया हो। और उसके बाद इस बाघ को एक हाथी पर लाद कर इसका जुलूस निकाला गया। ये दृश्य देखकर, हालांकि उस वक्त पता नहीं किस तरह की सिचुएशन रही होगी, लेकिन बाघ था, जैसा भी था, शिकार करना उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है। और उसे ये नहीं पता कि इंसान कौन है, क्या है, उसके जान की कीमत क्या है। उसे तो इंसान की जान की कीमत और हिरन के जान की कीमत एक ही लगती होगी, मुझे जैसा लगता है। उसे बस अपना खाना दिखता है। तो इस तरह से उसकी मौत के बाद उसका तमाशा बनाना, उसका जुलूस निकालना, ये मेरे लिए, मेरी नजर में ये सही नहीं था। खैर, उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी ये तो उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे वही जाने। लेकिन इस तरह से सुंदर खाल के आतंक का अंत हुआ और एक नरभक्षी बाघ अपने अंजाम को पहुंचा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम ऐसे ही किस्से कहानियां आप तक लेकर आते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।